Yes, you are audible, sir. Okay, good. So we've seen up till the resource requirements, the management of the organization, of the laboratory, setting up of the management structure, dealing with impartiality and confidentiality issues, and the resources. So after this, now we come to the stage where we have to actually start doing the work. तो अब हमने confidentiality देख लिया, हमने impartiality देख लिया, हमने ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटअप करनी है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो कर लिया, और हमारे को जो जो रिसोर्सेज चाहिए यानी कि मैन पावर, इक्विपमेंट वगैरह, वो सारी चीजें हमने अब तक देख ली. अब हमें काम करना शुरू करना है. तो काम शुरू करने के लिए हमें सबसे पहली बात यह है, लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन, वन सेकंड. तो सबसे पहली बात यह है कि जब हमारे पास काम आएगा तो सबसे पहले हमें रिव्यू करनी है रिक्वेस्ट जो हमारे को आई है काम करने के लिए. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू व्हेन वी गेट वर्क इज रिव्यू द रिक्वेस्ट दैट वी हैव रिसीव्ड, whether that request given to us is within our competence, is within our resources, is within our capability. यानी कि हमें वो जो रिक्वेस्ट कोई करेगा क्लाइंट, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है उसमें रिक्वेस्ट में कि हमें जो रिक्वेस्ट आई है क्या हम उसके मुताबिक काम कर सकते हैं, क्या हमारे पास उतनी क्षमता है, क्या हमारे पास उतनी कैपेसिटी है काम करने की. सो क्या सारी चीजें क्लियर हैं, जो भी हमारा क्लाइंट हमसे चाहता है क्या वो सारी चीजें हमें समझ में आ गई उसमें, जो उसकी रिक्वेस्ट है उसमें. सो फॉर्चुनेटली our work is very simple in the sense that we are doing only one characteristic measurement of purity of gold. So it is only fineness of gold, and there is one test method, and there is one set of equipment, and there is only one thing that people ask us. So our job is simple. हमारा काम इसलिए आसान है दूसरी लेबोरेटरीज के मुकाबले. कई लेबोरेटरीज हैं बहुत कुछ करते हैं, बहुत काम करते हैं, मगर हमारी लेबोरेटरी केवल एक ही काम करती है, वो है गोल्ड की फाइननेस ढूंढनी, और मेथड भी एक ही है, और वो मेथड भी स्टैंडर्ड है, हमें कुछ वैलिडेट भी नहीं करना. सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ISO 17025, जो 17025 की इम्प्लीमेंटेशन के नजरिए से हम अगर देखें तो हमारा काम बहुत आसान है. कैसे आसान है हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कैसे आसान है. कैसे कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारे पे लागू नहीं होती, कुछ होती हैं तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. सो मेनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर देयर व्हिच विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अस. देयर विल बी मेनी रिक्वायरमेंट्स एज वी विल सी व्हिच आर एप्लीकेबल बट कैन बी रिजॉल्व्ड वेरी इजीली. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस इज रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट, टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. यानी कि जो हमारे पास काम करने के लिए रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से, या कोई हम टेंडर करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो उसको सबसे पहले हम देखते हैं, रिव्यू करते हैं, यानी कि उसका मुआयना करते हैं कि ये जो है डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो द लेबोरेटरी शैल हैव अ प्रोसीजर फॉर रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट, टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. तो पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारा ये प्रोसीजर होना चाहिए. इसमें ये नहीं लिखा कि लिखित प्रोसीजर होना चाहिए, पर अब आपके जो प्रोसीजर्स ऑलरेडी हैं वो ही चलेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से आप काम करते रहे हैं और काम कर सकते हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं. एंड एनीवन न्यू हु इज एंटरिंग, ही कैन आल्सो मेक सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन, सिमिलर थिंग्स. ओके, तो हमारे को कोई मुश्किल नहीं है इस काम में. ओके, जो हमारा प्रोसीजर होगा, whatever procedure we adopt, that also has to make sure that the requirements
that are specified by the client are adequately defined, documented, understood. यानी कि जो हमारा क्लाइंट हमारी जो रिक्वेस्ट दे रहा है काम करने के लिए, वो उसकी रिक्वेस्ट जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि उसको क्या चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। यानी कि ये जो काम है इसका रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड कैसे होगा, जब आप रिसीव करते हो उसका रिकॉर्ड होगा कि उसने क्या डिफाइन किया। तो वो जो है दैट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड अंडरस्टूड। वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड ही नहीं, वो आपको समझ में भी आना चाहिए। The second requirement is the laboratory has the capacity, that is capability and resources to meet the requirements. यानी कि लेबोरेटरी में काम करने की क्षमता होनी चाहिए कि वो काम जो उन्होंने दिया क्लाइंट ने वो कर सके। तीसरी रिक्वायरमेंट है वेयर एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स आर यूज्ड, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज 6.6 रिसोर्स वाले में आर एप्लीकेबल। The laboratory advises the customer of the specified laboratory activities to be performed by external providers and gain the customer's approval. यानी कि तीसरी रिक्वायरमेंट है कि जहां कभी हम कुछ काम बाहर से करवाते हैं लेबोरेटरी की टेस्टिंग का, जो हमारे को टेस्टिंग का काम आया उसमें, तो हम जो कस्टमर है उसको पहले बताएंगे कि हम ये काम बाहर से करवा रहे हैं और कस्टमर का हम अप्रूवल लेंगे। बट ये चीज जो है, ये तीसरी रिक्वायरमेंट जो है, ये हमारे को एप्लीकेबल नहीं है। दिस थर्ड रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आवर लेबोरेटरी। बिकॉज व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आवर लेबोरेटरीज? बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू आउटसोर्स वर्क। BIS does not accept that you outsource work. तो काम हमने अपनी लेबोरेटरी में ही करना है। BIS के हिसाब से अगर हम काम कर रहे हैं, हमारी इक्विपमेंट अगर हमारे पास नहीं है तो हम वो काम नहीं कर सकते। They will not give us the approval. BIS हमें अप्रूवल नहीं देगा। ओके, तो हमारा काम इस लिहाज से ये एक रिक्वायरमेंट है जो हमारे पे लागू नहीं होती, बिकॉज वी आर नॉट परमिटेड। हाँ, मगर स्टैंडर्ड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, इट सेज दैट यू मे बी एबल टू get work done from outside when it's possible, when the laboratory has resources and competence to perform activities, however for unforeseen reason is unable to undertake these in part or full. यानी कि किस स्थिति में ये काम कर सकते हैं बाहर से, स्टैंडर्ड के हिसाब से, नॉट BIS के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से। जब लेबोरेटरी के पास रिसोर्सेज भी हैं, काम करने की क्षमता भी है, सब चीजें हैं, पर वो वाला काम पूरा या अधूरा नहीं कर सकती क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांस आ गए जो कि उसे पहले नहीं, कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांस आ गए जो उसने कभी सोचा नहीं था। जैसे मान लो आपकी फर्नेस खराब हो गई, बाकी सारा कुछ आपने कर लिया, क्यूपुलेशन रह गई, या क्यूपुलेशन भी कर ली, सब कुछ हो गया, स्ट्रिप बना लिया, सब कुछ कर लिया, पार्टिंग रह गई क्योंकि आपकी फर्नेस, वो जो आपकी हॉट प्लेट है, नहीं चल रही। So under some circumstances the standard permits that you may be able to do it. और दूसरी क्या है, दूसरी स्थिति ये है कि लेबोरेटरी में वो क्षमता ही नहीं है। The other condition why you would outsource work is that the laboratory does not have resources or competence to perform their activities. But in our laboratory this condition can not be applied in any way, because we are expected to have resources and competence, only then we are recognized and only then we get accreditation. तो हमारे केस में हमें रिव्यू करना है जब भी हमारी रिक्वेस्ट आएगी कि वो काम हम कर सकते हैं और हमारे पास वो काबिलियत भी है और हमारे पास क्षमता भी है, कैपेसिटी भी है। So for us what is important is, in view of our special circumstances, in view of the kind of laboratories we have, in view of the kind of recognition and accreditation conditions we have, we are expected to do the entire work in-house. So the only thing that we have to do is review when we get a request, whether we have the capability and the capacity to do that work. When the customer requests a statement of conformity to a specified specification, one second. Sorry.
चौथी कंडीशन जो है, the appropriate methods or procedures are selected and are capable of meeting the customer requirements. That means कि हमें जब रिक्वेस्ट मिलती है काम करने की, तो हमें उस काम करने के लिए जो सही तरीके हैं वो हमें सिलेक्ट करने हैं, और वो तरीके ऐसे होने चाहिए जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। बट हमारे पास तो एक ही तरीका है, और वो है फायर एसे मेथड। हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू थिंक, बिकॉज दिस इज द ओनली मेथड। फायर एसे मेथड इज द ओनली मेथड वी आर यूजिंग। सो and there is only one characteristic we are measuring. So for us, this would not be automatically applicable, in the sense that we don't need to do anything about this, because our method is already specified. The method is fire assay method. It's a standard method. It says that for internal or routine customers, review of request, tenders, contracts can be performed in a simplified way. यानी कि जो हमारे कस्टमर इन हाउस हैं, जैसे कि रिफाइनरी के इन हाउस कस्टमर है, या जो हमारे रूटीन कस्टमर्स हैं, हमारे हॉल मार्किंग सेंटर्स में तो रूटीन कस्टमर्स ही हैं, वही जूलर्स हैं, वही बार बार आते हैं। तो रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट, टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी परफॉर्म्ड इन अ सिंपलीफाइड वे। हम उसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं, और हम सिंपल तरीके से कर ही रहे हैं। हम कोई अलग से नहीं करते हैं। हम तो जो रिसीविंग वाउचर होता है उसी के ऊपर ही हम रिव्यू हो जाती है हमारी। वही हमें पता चलता है कि क्या उसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू है या क्या वो चाहता है। अगर डिक्लेयर्ड वैल्यू नहीं है तो वो क्या हमसे चाहता है, तो हमारी उस रिक्वेस्ट पे क्लियर हो जाता है। अगर और उससे ही क्लियर है, क्योंकि एक ही मेथड है और हमारे को काम करने के लिए एक ही चीज के लिए बोलते हैं, प्योरिटी चेक करने के लिए, और प्योरिटी चेक करने के लिए ही हमारी लेबोरेटरी बनी हुई है, और कुछ करती नहीं है। सो फॉर अस द कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू इज अ सिंपल प्रोसेस। बट द स्टैंडर्ड अलाउज, बिकॉज स्टैंडर्ड जो है ये तो सब लोगों के लिए है ना। इट इज नॉट ओनली फॉर द हॉलमार्किंग लेबोरेटरी, और इट्स नॉट ओनली फॉर द रिफाइनरी लेबोरेटरी, दिस इज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लेबोरेटरी। सो द सारे लेबोरेटरी के लिए एप्लीकेबल है, सब तरह से देखेगा कि इस तरह की लेबोरेटरीज है उनके लिए है। तो इसमें से हमें देखना पड़ेगा हमारे पास कौन सी चीजें जो लागू होती हैं, और कौन सी चीजें जो हैं वो हम सीधा लिख सकते हैं कि ये चीज हमारे पे इसलिए नहीं लागू है क्योंकि हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। हमें सिलेक्शन मेथड करने की कोई जरूरत नहीं, हमारा एक ही मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है हमारा। The next requirement is that the laboratory shall inform the customer when the method requested by the customer is considered to be inappropriate or out of date. जब कभी, इसका मतलब ये है कि जब कभी हमारा कस्टमर हमें बोलता है कि इस काम को किसी एक मेथड से करना है, और वो मेथड जो है वो ठीक नहीं है या वो पुराना है, तो हमें कस्टमर को बताना है। In our case, the situation does not arise. In our case, we use one method, standard method, and the current standard method. IS 1418 का जो भी लेटेस्ट एडिशन है हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये जो है हमारे पास ये नौबत आती नहीं है। क्लियर है, कस्टमर को भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि ये मेथड यूज होना है, और ये IS 1418 ही यूज होना है, और ये आजकल जो है लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है उसके साथ ही करेंगे काम। सो फॉर अस अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। जो तीसरी रिक्वायरमेंट है, ये अभी हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू की बात कर रहे हैं, जो हमारा रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू है उसी की रिव्यू की बात कर रहे हैं अभी। जब कस्टमर कहता है कि मेरे को एक स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी टू अ स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड फॉर द टेस्ट और कैलिब्रेशन, दैट मींस पास और फेल और इन टॉलरेंस, आउट ऑफ टॉलरेंस, the specification or standard and the decision rule shall be clearly defined. Unless inherent in the requested specification or standard, the decision rule selected shall be communicated to and agreed with the customer. ये जो decision rule वाली बात है, ये नई बात है. The requirement of the decision rule is a new requirement. So, what does it mean? So, जब कस्टमर हमें रिक्वेस्ट करता है, हमें कहता है कि जी आप टेस्ट कर दीजिए और ये बताइए कि ये पास है या फेल है, तो हमें
क्लियर बताना है उसको कि हमारा डिसीजन जो है पास फेल का किस आधार पे होगा, किस स्थिति में हमें बताने की जरूरत नहीं है, जबकि जिस स्थिति में जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो हमारी स्पेसिफिकेशन है, जो हमारा टेस्ट मेथड है, उसके अंदर वो दिया ना हो क्लियरली। नाउ वी आर लकी हियर आल्सो, हम इस काम में भी हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है IS 1418 और BIS की रिक्वायरमेंट वो बिल्कुल क्लियर है कि आप टेस्ट करेंगे और मिनिमम वैल्यू ये है, इससे वैल्यू कम आएगी तो फेल है और इससे ज्यादा वैल्यू आएगी तो पास है। क्लियर? सो द स्टैंडर्ड एज वेल एज द BIS requirements are very clear. Below a particular value it's fail and above a particular value it's pass. Simple. So we do not enter into any kind of other decision rules based on uncertainty and all. The uncertainty factor has been taken into consideration in the test method by itself, by virtue of doing a testing of a sample, saying of a sample in duplicate, and then arriving at a value and not reducing it, not rounding up. We have already decided on our decision rule. तो हमारा डिसीजन रूल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है इससे, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे काम के लिए जो स्टैंडर्ड है हम क्लियरली उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जाएंगे। स्टैंडर्ड में IS 1418 में हमें दिया है कैसे हमने टेस्ट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वैल्यू आएगी जो, और BIS की रिक्वायरमेंट ये है कि वैल्यू जो है स्पेसिफाइड वैल्यू जो है जैसे 916 है या रिफाइनरी की 995 है, 999 है, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू से नीचे अगर आता है, अगर आपका 994.95 भी आता है, 994.99 भी आता है, तो भी वो फेल माना जाएगा। जबकि 995 अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो 995 या उससे ऊपर आना चाहिए। सेम वे इन द केस ऑफ ज्वेलरी, if it is 916, then I must get a value of at least 916 in my testing. If I get a value, even if it is 915.95, it is to be failed. Though हमारा decision rule clear है, okay? Then the next requirement is any differences between the request or tender and the contract shall be resolved before laboratory activities commence. Each contract shall be acceptable both to the laboratory and the customer. Deviations requested by the customer shall not impact the integrity of the laboratory or the validity of the results. तो ये requirement जो है application review की या contract review की कहता है कि अगर कोई आपकी सोच में और कस्टमर की सोच में अंतर है, आपकी समझ में उनकी समझ में कोई अंतर है, तो वो सबसे पहले काम शुरू करने से पहले आपको सॉर्ट आउट करना है, वो पहले आपस में निपट लीजिए। हर कॉन्ट्रैक्ट को, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें, वो लेबोरेटरी को और कस्टमर को दोनों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, दोनों के लिए ठीक होना चाहिए, दोनों माने कि हाँ हमारे लिए ठीक है। और अगर कस्टमर कोई डिविएशन मांगता है तो वो डिविएशन जो है वो इंपैक्ट नहीं करनी चाहिए आपके रिजल्ट के ऊपर। नाउ हाउ व्हाट काइंड ऑफ डिविएशंस कैन कम? सी, फर्स्ट थिंग इज दैट देयर कैन बी नो डिफरेंसेस इन द रिक्वेस्ट बिकॉज आवर टेस्ट मेथड इज वेरी क्लियर। पहली चीज तो ये है कि रिक्वेस्ट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड बिल्कुल क्लियर है हमें क्या करना है। मगर फिर भी देयर कैन बी सर्कमस्टांसेस वेयर द कस्टमर वांट्स अ डिविएशन। फिर भी ऐसे सर्कमस्टांस हो सकते हैं जहां पे कस्टमर डिविएशन मांगे। कैसे हो सकते हैं? कस्टमर कह रहा है जी मैंने आपको एक आइटम दी, अब वो एक आइटम में से अगर आप सैंपल उतारेंगे तो आइटम खराब हो जाएगी,
तो इसलिए कहता है जी आप खराब नहीं होनी चाहिए. So if the customer gives you only one item for hallmarking and he tells you that please don't draw the sample but you test it, it is not possible. You cannot and you are not expected to give results on the basis of only XRF. XRF is only for preliminary screening. आप ये नहीं कर सकते कि कस्टमर को बोले अच्छा ठीक है मैं उसको XRF करके मैं मार्क करके दे दूंगा अगर पास है तो. नो, यू कैन नॉट डू दैट. दैट इज नॉट परमिसिबल. तो उसमें अगर आपको अगर कस्टमर ऐसा कहता है कि आप टेस्टिंग पूरी ना करिए, मेरी आइटम खराब हो जाएगी या कुछ भी किसी तरह की चीज, तो आपको इसमें आपको क्लियर कर सकते. और अगर आप एक ही आइटम दे रहे हो एंड इफ यू गिविंग ओनली वन आइटम, then I have no choice but to draw the sample from that one item. ठीक है. सो ये आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप डिविएशन नहीं कर सकते जहां पे आपका रिजल्ट जो है रिजल्ट पे असर आए. So the next condition is the customer shall be informed of any deviation from the contract. तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल क्लियर है. In the hallmarking center, the customer will give us items. We will test those items as required in IS 141. Sampling will be done. Everything will be done. In the case of a refinery laboratory, the customer is the in-house customer and he knows it. He has to give adequate amount of sample so that testing can be done appropriately. And there can be no deviation in the test method. And our contract is only that of the test method. That's all. That we have to test according to the test method. तो जो हमने अगर IS 1418 की टेस्टिंग करनी है उसमें हमें deviation permitted ही नहीं है. So if the deviation is not permitted, then there is no question of a deviation from the contract. पर कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमें चेंज करना पड़ता है. If a contract is amended after work has commenced, the contract review shall be repeated and any amendment shall be communicated to all affected persons. अब ये जो है ये पहले भी था, रिक्वायरमेंट पहले भी थी ये कि यदि कॉन्ट्रैक्ट को हम बदलते हैं जब काम शुरू करने के बाद, तो कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू जो है उसको दोबारा किया जाएगा. हम दोबारा उसका स्टडी करेंगे और अगर कोई अमेंडमेंट करते हैं उसमें तो जितने लोग जो हैं उससे इफेक्ट हो सकते हैं हमारी लेबोरेटरी में या बाहर, वो हम बताएंगे, उनको बताएंगे. कब हो सकता है ये? See, when can this happen? Supposing the jeweler has given you jewelry and he has declared that the purity is 916. आप ये तब हो सकता है जैसे कि ज्वेलर ने मान लो आपको दे दी ज्वेलरी और कहा कि इसकी ज्वेलरी की जो वैल्यू है वो है 916. नाउ आप जब ज्वेलरी ले लेते हो तो उस समय तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो डिक्लेयर जो वैल्यू किया उसने वो ठीक है, उसके हिसाब से आपको पास फेल करना है. अब जब आप उसको एक्सआरएफ पे करते हैं, पहला स्टेप तो यही होगा ना, एक्सआरएफ होगा. एक्सआरएफ पे करते हैं तो देखते हैं कि भाई वो 916 नहीं, वो तो 750 की है. So when you check that item on XRF, you find in the preliminary screening that item is not of 750, is 916, but it is of 750 PPT. वो 22 की नहीं है, 18 कैरेट की है. It's not 22 carats, it's 18 carats. So what do you do? तो आपके पास दो तरीके हैं उसको हैंडल करने के सिचुएशन. पहला तरीका तो ये है कि आप सीधा उसको फेल कर दें. The first thing that you can do is one way is that you just fail that item. But that is not the right thing to do because you have determined that this is not 916, this is 750. So वो actually failure नहीं है, वो declaration गलत है. So actually, once you realize that, once you see that, then it is very clear that it is not a failure of the item. Basically, it was a question of wrong declaration. So by mistake, instead of 750, the person told you 916. अब आपकी जो request receiving पे जो डिक्लेरेशन मिली है आपको, वो डिक्लेरेशन पे आपने 916 लिखा हुआ है. नाउ व्हाट यू डू इज यू टॉक टू द कस्टमर. तो आप कस्टमर से बात करेंगे और कस्टमर को अवगत करेंगे स्थिति के से कि भाई जो आपने हमें मटेरियल दिया वो 916 का मटेरियल नहीं है, वो तो 750 का मटेरियल है.
और कस्टमर कहता हाँ मेरे से गलती हो गई, आप सही कह रहे हो, 750 का मटेरियल है. सो नाउ व्हाट यू डू इज, once you realize that, you talk to the customer and you tell the customer that, look here, there has been a wrong declaration from your end. The material you gave us is not of 916 purity, it is of 750 purity. So if it is of 750 purity, then what is to be done? The customer agrees, yes, we made a wrong declaration, the material is actually 750. So what will you do then? Then you will amend the documents that you prepared where the declared value was written as 916. You will amend those documents and you will write instead of 916 750. But you will not mask what that it was written as 916 earlier. You will clearly cut and write the new value and put your signatures over there. तो वो साफ साफ काट के 916 काटनी है ताकि नजर आए 916 थी, और दोबारा 750 लिखना है और 750 के ऊपर साइन करना है. और जो लोग भी जिनके पास में वो डॉक्यूमेंट्स जाने थे, मान लो जॉब कार्ड वगैरह पे भी आपने अगर डिक्लेयर्ड वैल्यू लिखी है या कुछ है, तो वो जो है डॉक्यूमेंट मॉडिफाई होंगे और लोगों को बता दिया जाएगा, एंड यू विल मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट्स एंड टेल द पीपल हु आर कंसर्न्ड, हु आर इन्वॉल्वड विद टेस्टिंग, that this was not written appropriately, the revised value is this. असे वालों को नहीं बताने की जरूरत ऐसे, क्योंकि असे के बाद तो बाद में जाएगा, वो तो अमेंडेड ही जाएगा. जो होमोजेनाइज कर रहा है एक्सएरएफ से, उसके लिए क्लियर हो जाएगा कि मेरे को इसको लाल में करना है कि इसको मेरे को सफेद में करना है या इसको हरे में करना है. सो फॉर हिम इट मेक्स अ डिफरेंस, बिकॉज हमारा उसी स्टेप पे ये हो गया काम. सो एक्सएरएफ के स्टेप पे अगर ये पता चल गया तो हमें एक्सएरएफ वाले को बताने के आगे बढ़ानी है. तो रिसेप्शन और एक्सएरएफ इन लोगों को फिर मालूम होना चाहिए कि ये जो मटेरियल है ये 750 का है. सो द एक्सएरएफ पर्सन विल देन ग्रेड दैट मटेरियल. जो होमोजेनाइज करेगा वो ही विल होमोजेनाइज द मटेरियल अज्यूमिंग इट टू बी ऑफ 18 कैरेट. तो वो जो है काम उनको ज्वेलरी को चेक करेगा, उसको मान के कि ये 18 कैरेट का है. सो दिस इज द डिफरेंस. अगर आप ब्लाइंडली उसको फेल कर देंगे, वो कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा कि भाई अगर तुम्हें पता चल गया था कि ये 18 कैरेट का है, 22 का नहीं है, तो उसको उसी हिसाब से टेस्ट करना था. सो द कम्युनिकेशन विद द कस्टमर इज इंपॉर्टेंट. और इसी का ही रिक्वायरमेंट जो अगली रिक्वायरमेंट क्या है? द लेबोरेटरी शैल कोऑपरेट विद कस्टमर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स in clarifying the customer's request and in monitoring the laboratory's performance in relation to the work performed. Such cooperation can include providing reasonable access to the relevant areas of the laboratory to witness customer-specific laboratory activities, preparation, packing, and dispatch of items needed by the customer for verification purposes. यानी कि laboratory को अपने client के साथ, अपने customer के साथ या उसके नुमाइंदों के साथ क्लियर करना है जो भी उसके रिक्वेस्ट के बारे में बात होती है. जैसे कि हमने पहले बताया कि ऐसे ऐसे करना है, और भी चीजें हो सकती हैं. और उस आपकी लेबोरेटरी की मॉनिटरिंग करने में उसकी हमने अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो हमने माननी है रिक्वेस्ट. सो इफ ही वांट्स टू मॉनिटर द performance of the laboratory, then we have to cooperate with it. अगर वो देखना चाहे, विटनेस करना चाहे लेबोरेटरी की कि अपने काम के बारे में, कस्टमर स्पेसिफिक अपने काम के बारे में, दूसरों का नहीं, केवल अपने काम के बारे में, not anyone else's, then we can provide him access to the relevant area. तो हम उसको देखने दे सकते हैं और हम उसके लिए तरीका बनाएंगे. ये नहीं कि कोई भी अंदर चलाएगा. हमें गोपनीयता रखनी है. We have to maintain confidentiality. We have to take care of the risks involved by allowing external people, take precautions. हमें सब तरह का ध्यान रख के ही वो विटनेस करने का तरीका लेना है. और कोई प्रिपरेशन करनी है, पैकेजिंग करनी है, डिस्पैच करनी है आइटम, तो वो अगर वेरीफाई करना चाहता है तो उसको वेरीफाई करने दें. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट. और
ये सब जितने भी रिव्यू हम कर रहे हैं ये है रिकॉर्ड्स. Records shall also be retained of pertinent discussions with the customer relating to the customer's. हमें बदलना पड़ गया. The way I said that we have had to change. तो उसके लिए क्या है कि स्टैंडर्ड कहता है कि आपको सारे रिकॉर्ड रखने हैं, जो आपने चेंजेस किए हैं वो भी, और जो आपकी डिस्कशन हुई है कस्टमर के साथ वो भी. तो हमें ये जो हम जैसे चेंज करते हैं, अगर मान लो हमने उसको 916 से 750 लिखा, we change from 916 to 750, then the person who is making the change will sign it and he will also write over there, और वो वहां पे लिखेगा भी कि ये चेंज जो है ये मैंने कस्टमर के इस बंदे के साथ डिस्कस करके और ये मैंने चेंज किया है, he has accepted, और वो हम चेंज कर रहे हैं. ओके, कस्टमर को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर से दोबारा रिक्वेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप उसके ऊपर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्लियर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एंड यू कैन डू अ क्लियर रिकॉर्डिंग एंड हु हैज चेंज्ड, विद whom it was discussed and why this change took place, that can be recorded. तो ये जो है रिकॉर्ड रखने जरूरी है. देखो हम जितना भी स्टैंडर्ड में देख रहे हैं चीजें, whatever we are taking along, all the activities that we do, we have to maintain records. The records must speak for themselves. रिकॉर्ड से ही जाहिर होना चाहिए कि हमने क्या काम किया और कैसे किया. अब जब हमने ये रिक्वेस्ट मान ली और रिक्वेस्ट हो गई और हमने रिक्वेस्ट को रिव्यू कर लिया, तो फिर हमें स्टैंडर्ड के हिसाब से मेथड जो है, जो टेस्ट का मेथड है, वो हमें सिलेक्ट करना होता है कि हमने कौन सा मेथड सिलेक्ट करना है. तो सिलेक्शन ऑफ वेरिफिकेशन मेथड, वेरिफिकेशन क्या, जो हम आइटम की जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी. तो laboratory shall use appropriate methods and procedures for all laboratory activities and where appropriate for evaluation of the measurement uncertainty as well as statistical techniques for analysis of data. तो स्टैंडर्ड कहता है कि लेबोरेटरी जब टेस्ट करने लगी है तो वो जो तरीके अपनाने चाहिए, जो सही तरीके हैं, वही तरीके से लेबोरेटरी टेस्ट करेगी, और जहां पे जरूरी होगा टेस्ट रिजल्ट देने के लिए तो हमें अगर स्टैटिस्टिक्स यूज करने पड़े तो स्टैटिस्टिक्स भी यूज करेंगे डेटा को एनालाइज करने के लिए, और मेजरमेंट अनसर्टेनिटी जो है उसके लिए भी अगर हमें जो जरूरी है वो करेंगे. तो कैलिब्रेशन में तो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी होती है, मगर हमारे जब हम लेबोरेटरी को जब हम यूज करेंगे तो उसमें भी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी हमारी होती है और हम वो कैलकुलेट करते हैं. जो NABL accredited laboratories हैं, that's a requirement for NABL accredited laboratories, it is a requirement. And now when IS 15820 will get revised, this probably will also be a requirement there. ये था पहले भी, पर हम उसको मेजरमेंट अनसर्टेनिटी क्यों नहीं करते थे? क्योंकि IS 1418 में इनहेरेंट है, उसमें इनहेरेंट है, उसने हमें दे दिया, IS 1418 ने हमें उसमें करके दे दिया कि ये हमारा तरीका है. पर फॉर्मल मेजरमेंट अनसर्टेनिटी जो है, तो मेथड ऑफ फॉर्मल मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी हैज टू बी डन एंड देयर इज अ टेक्निक ऑफ डूइंग इट व्हिच इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. तो वो हम कैसे करना है वो हम देखेंगे. तो जो हम कह रहे हैं मेथड, वेरिफिकेशन मेथड, यानी वो टेस्ट मेथड. ओके, द रिक्वायरमेंट सेज all methods, procedures and supporting documentation such as instructions, standards, manuals, reference data relevant to the laboratory activity shall be kept up to date and shall be made readily available to the personnel. तो जो लोग लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, जितने लोग भी काम कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए ये जरूरी है कि आप जितने भी स्टैंडर्ड हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी चीजें हैं, वो सारी की सारी उनको हम प्रोवाइड करें ताकि वो ठीक से मेथड यूज कर सकें. तो इंस्ट्रक्शंस भी होनी चाहिए, उनके पास स्टैंडर्ड भी होना चाहिए. मैनुअल कौन से? इक्विपमेंट के मैनुअल या आपके क्वालिटी मैनेजमेंट के मैनुअल, और कोई रेफरेंस डेटा अगर उनको चाहिए CRM
वो सारी चीजें जो है उनके पास होनी चाहिए। सो in the case of review of contract review, one kind of non-conformity that we have seen, जो हमने non-conformity देखी है contract review में, वो हमने एक ही तरह की देखी है कि रिकॉर्ड जो है वो आपके पास आइटम आई और उसका रिकॉर्ड नहीं, आपने रिजल्ट भी दे दिया, सब कुछ है, बट वेयर इज द रिक्वेस्ट, वेयर इज द रिक्वेस्ट फॉर द टेंडर, वेयर व्हेन हाउ डिड यू गेट दैट आइटम, वो रिकॉर्ड जो है कई बार मिसिंग होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑल लैबोरेटरीज नीड टू टेक केयर दैट द रिसेप्ट ऑफ द सैंपल एंड द एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन, जो वो डॉक्यूमेंट आपका बनता है, जो आप रिसीविंग वाउचर बनाते हैं फॉर एग्जांपल, वो आपके पास हमेशा होना चाहिए हर आइटम के लिए। ओके, सो जो तीसरी रिक्वायरमेंट है टेस्ट मेथड की, द लैबोरेटरी शैल इंश्योर दैट इट यूजेस लेटेस्ट वैलिड वर्जन ऑफ अ मेथड unless it is not appropriate or possible to do so. When necessary, the application of the method shall be supplemented with additional details to ensure consistent application. As I told you, this standard is not only for hallmarking and refinery laboratories, this standard is for all. So this is a general requirement. But in our case, this is very simple to comply with. जो ये रिक्वायरमेंट है कि लेबोरेटरी है वो इंश्योर करेगी कि वो जो मेथड टेस्ट मेथड यूज करेगी वो लेटेस्ट वैलिड टेस्ट मेथड होना चाहिए, और अगर वो नहीं हो सकता, कुछ ऐसी वजह है, तभी वो दूसरे मेथड यूज करेगी, और अगर जरूरी हो तो टेस्ट मेथड के अलावा दूसरे इंफॉर्मेशन भी वो यूज कर सकती है, ताकि वो जो है रिजल्ट जो है ठीक आते हैं हमेशा। अब ना हमारे केस में क्या है, ये बड़ा आसान है क्योंकि हमारा तो एक ही मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है, और जब वो रिवाइज होगा वो बीआईएस हमें बताती है। सो द बीआईएस इज गोइंग टू टेल अस व्हेनेवर दैट मेथड गेट्स रिवाइज्ड वी हैव टू अडॉप्ट दैट मेथड। सो वी आर ऑलवेज यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन, ऑलवेज, बिकॉज there's just one method. But to support that method, we have also made work instructions. तो हमने उस मेथड को सपोर्ट करने के लिए अपनी वर्क इंस्ट्रक्शंस भी बनाई हैं। तो ये स्टैंडर्ड जैसे कहता है, when necessary the application of the method shall be supplemented with additional details to ensure consistent application. यानी कि हम उसमें एडिशन भी कर सकते हैं मेथड में अपने आप, मेथड चेंज नहीं करेंगे, उसकी इंस्ट्रक्शंस, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जबकि उसको मेथड को यूज करने के लिए जरूरी हो। तो हमने what we've done, we've made work instructions for calculation, we've got work instructions for parting, we've got work instructions so that our application of the test method is consistent and gives reliable results, ताकि हमारे रिजल्ट जो हैं वो रिलायबल रहें। अब हमारा मेथड तो फॉर्चुनेटली इंडियन स्टैंडर्ड मेथड है, सो हमें कोई दाएं बाएं या जर्नल वर्नल देखने की जरूरत नहीं है, हमें दोबारा वो स्टैंडर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू रीराइट दैट स्टैंडर्ड इटसेल्फ इज द इंस्ट्रक्शन टू फॉलो। द ओनली थिंग दैट वी हैव डन, हमने सिर्फ यही किया है कि वो स्टैंडर्ड के अलावा हमने वर्क इंस्ट्रक्शन बना दिए जहां पे हम समझते हैं कि हमारे लिए जरूरी है उसमें इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन करना, ताकि हमारे रिजल्ट जो है कॉन्स्टेंटली ठीक आए। जो इसकी चौथी रिक्वायरमेंट है कि when the customer does not specify the method to be used, the laboratory shall select an appropriate method and inform the customer of the method chosen. Methods published either in international, regional or national standards or by reputable technical organizations or in relevant scientific tests or journals or as specified by the manufacturer of the equipment are recommended. Laboratory developed or modified methods can also be used. तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये कहती है कि जब कस्टमर नहीं बताता कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, तो लेबोरेटरी जो है वो जो मेथड सही है, समझती है कि सही है, वो मेथड सिलेक्ट करेगी और कस्टमर को बता देगी कि हमने क्या मेथड सिलेक्ट,
और जो मेथड वो यूज करेगी वो वाले मेथड होने चाहिए जो कि कोई किसी स्टैंडर्ड में हो या किसी टेक्निकल जर्नल में आए हो, और अगर जरूरी हो तो लेबोरेटरी अपने डेवलप या अपने मेथड मॉडिफाई किए मेथड भी इस्तेमाल कर सकती है। हमारे केस में बड़ा सिंपल है, एक ही टेस्ट मेथड है, उसी टेस्ट मेथड से करना है। फॉर आवर केस इट्स वेरी सिंपल, वी हैव ओनली वन टेस्ट मेथड एंड वी आर नॉट अलाउड टू मेक एनी डिविएशन, वी आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई दैट मेथड एंड दैट इज अ स्टैंडर्ड मेथड व्हिच इज इन द नेशनल स्टैंडर्ड्स। तो हमारे लिए हमारा मेथड जो है वो एक ही मेथड है और स्टैंडर्ड मेथड है, और हमें कोई नया मेथड डेवलप करने की और या उसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। सो हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट मीट करना बहुत आसान है, ओनली वन मेथड, दैट्स ऑल, स्टैंडर्ड मेथड। और ना कस्टमर को बताने की जरूरत है अलग से कुछ, वो अंडरस्टूड है कि यही मेथड है, देयर इज नो अदर मेथड। और ना हमें कस्टमर बताता है कि कौन सा मेथड यूज करना है। So there's one method and when we give the report we write the method. तो जो हॉलमार्किंग करते हैं उसमें भी क्लियर है, everyone knows कि IS 1418 के मेथड से ही यूज करना है। So जो इसकी पांचवी रिक्वायरमेंट है मेथड सिलेक्शन, the laboratory shall verify that it can properly perform methods before introducing them by ensuring that it can achieve the required performance. Records of the verification shall be retained. If the method is revised by the issuing body, verification shall be repeated to the extent necessary. ये रिक्वायरमेंट है कि लेबोरेटरी सबसे पहले वेरीफाई करेगी, चेक करेगी कि वो उस मेथड को ठीक से इस्तेमाल कर सकती है टेस्टिंग के लिए शुरू करने से पहले, और जो उसकी रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, जितनी भी रिक्वायरमेंट है परफॉर्मेंस की, क्या वो उस परफॉर्मेंस को मीट कर सकती है, और इस वेरिफिकेशन का रिकॉर्ड रखना है। और अगर वो मेथड रिवाइज हो जाता है, इफ द इशूइंग बॉडी, जैसे IS 1418 रिवाइज हो गया मान लो, सो वो वेरिफिकेशन जो है दोबारा करनी पड़ेगी चेक करने के लिए जितनी की आवश्यकता हो। अगर कोई माइनर डिविएशन है तो कोई जरूरत नहीं, पर अगर मेजर डिविएशन होगी देन यू हैव टू रिफिल। तो अब ये वेरिफिकेशन क्या है और ये रिकॉर्ड्स क्या है? अब आपने देखा होगा कि जब BIS मान्यता देती है या व्हेन NABL गिव्स यू रिकॉग्निशन, और या जब NABL मान्यता देती है, देन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन करते हैं या परफॉर्मेंस टेस्टिंग, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग करते हैं। सो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग अभी तक शायद लोगों ने नहीं किया है शुरू में सेटअप के समय, क्योंकि वो मैच नहीं करता जब वो अवेलेबल होती है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, हम उस दौरान नहीं होते हम लोग तैयार, सो इसलिए इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन पे ही रिलाई करना पड़ता है शुरू में। बट द पॉइंट इज वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर बीइंग एबल टू यूज द मेथड प्रॉपर्ली एंड वी आर मीटिंग द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, यानी कि, और इसका ILC का हम रिकॉर्ड रखते हैं। तो वो इस रीजन की वजह से वो रिक्वायरमेंट, हमारी ILC की रिक्वायरमेंट शुरू में काम शुरू करने से पहले, मान्यता लेने से पहले, बिफोर रिकॉग्निशन और बिफोर एक्रेडिटेशन, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर एक्सपेक्टेड टू डू दैट इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन। इसीलिए हमें इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन करना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन पे हम अभी बात, चलो बाद में करें, जब हम उस पे आएंगे तब। When method development is required, this shall be a planned activity. सीधी बात है, हमारी मेथड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ये वहां पे होती है जबकि लोगों को स्टैंडर्ड मेथड अवेलेबल नहीं होते। दिस रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल फॉर पीपल हु हैव टू डेवलप मेथड्स, टेस्ट मेथड। हमारे लिए तो सिंपल चीज है कि हमने कोई मेथड डेवलप ही नहीं करना, वी आर यूजिंग द स्टैंडर्ड मेथड, वी डोंट नीड टू डेवलप। सो ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल है, हमें आगे इसको देखने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट रिक्वायरमेंट है इसकी सिलेक्शन मेथड की, deviations from methods for all laboratory activities shall occur only if the deviation has been documented, technically justified, authorized and accepted by the customer. तो अगर हम मेथड से डिविएशन करते हैं
स्टैंडर्ड कहता है कि किसी भी लेबोरेटरी एक्टिविटी में अगर हम स्टैंडर्ड मेथड से डिविएट करते हैं तो उसी स्थिति में कर सकते हैं जबकि वो टेक्निकली हम जस्टिफाइड हो, लिखित रूप में हम उसको डॉक्यूमेंट कर लें क्या डिविएशन है और वो टेक्निकली जस्टिफाइड हो, उसको हम टेक्निकली जस्टिफाई कर सकें और वो ऑथराइज हो, यानी कि वो जो डिक्लेरेशन जो टेक्निकल लोग हैं लेबोरेटरी के उसको ऑथराइज करें और कस्टमर जो है उसको एक्सेप्ट करें। मगर बात यह है कि हमारे को हमारी लेबोरेटरी में हमारे टेस्ट मेथड में डिविएशन करना अलाउड ही नहीं है। वी आर नॉट परमिटेड टू मेक एनी डिविएशन। तो द क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बाय द कस्टमर और डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट अराइज। हमारी लेबोरेटरी सिंपल है, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पे, वो सिंपल तरीके से हमारे को मिल जाते हैं, हमारे पे लागू भी तो अगर होते हैं तो वो कुछ नहीं, हम कर ही नहीं सकते, तो इसमें सिंपल लिख देंगे कि वी आर नॉट अलाउड टू मेक अ डिविएशन। ठीक है, अब हमने जब काम कर लिया तो अब जो मेथड ऑफ वैलिडेशन है, ये मेथड ऑफ वैलिडेशन किसके लिए? नॉन स्टैंडर्ड मेथड के लिए। वैलिडेट करना अर्थ मतलब है कि देखना, चेक करना कि वो मेथड जो है वो सही है कि नहीं है। तो क्योंकि हम कोई मेथड नहीं डेवलप कर रहे, कोई हम डिविएशन नहीं कर रहे, तो ये वाला जो रिक्वायरमेंट है ये हमारा सिंपल है कि हम इसमें हम कोई नए मेथड को वैलिडेट नहीं करते। हमारा जो टेस्ट मेथड है वो ऑलरेडी वैलिडेटेड है। कैसे वैलिडेटेड है? हमारा मेथड जो है वो स्टैंडर्ड मेथड है, इंडियन स्टैंडर्ड मेथड है, वो लगभग 1000 लेबोरेटरीज में इस्तेमाल हो रहा है और वो कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एंड देयर इज एन इंडिपेंडेंट टेक्निकल कमिटी। अगर कोई इश्यूज हैं जैसे कि MTD10 जो है वो एक इंडिपेंडेंट टेक्निकल कमिटी है। अगर कोई प्रॉब्लम होते हैं टेस्ट मेथड में, इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स विद द टेस्ट मेथड, then that independent technical committee at the national level, that committee will take care। वो कमिटी जो है देखेगी, तो हमें टेस्ट मेथड को वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। We don't need to validate the test method. That test method is already validated. Next requirement है, when changes are made to a validated method, the influence of such changes shall be determined, and where they are found to be to affect the original validation, a new method validation shall be performed। ये भी हमारे पे लागू नहीं है। ये कह रहा है कि जब हम चेंजेस करते हैं एक वैलिडेटेड मेथड में तो उन चेंजेस का क्या असर है उसके ऊपर वो हम डिटरमिन करेंगे, और जहां पे वो ओरिजिनल वैलिडेशन को असर पड़े तो उससे तो दोबारा से वैलिडेशन करेंगे। बट बात ये है, बट द पॉइंट इज we are not making any changes to the validated test method that we are using। तो हमारा जो टेस्ट मेथड है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेस्ट मेथड हम स्टैंडर्ड मेथड, हम चेंजेस ही नहीं करते उसमें। जब चेंज नहीं करते तो ये रिक्वायरमेंट हमारे पे लागू ही नहीं होती, क्योंकि सिंपली हम लिख देंगे कि हम तो चेंज कर ही नहीं रहे। जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिडेटेड मेथड्स एज असेस्ड फॉर द इंटेंडेड यूज शैल बी रेलेवेंट टू द कस्टमर्स नीड एंड कंसिस्टेंट विद द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। ये एक नई रिक्वायरमेंट आ गई है। बट द पॉइंट इज द परफॉर्मेंस, ये कह रहा है कि परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो वैलिडेटेड मेथड हैं, वो जो काम के लिए हमने उसको वैलिडेट किया था वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के लिए ठीक होने चाहिए। जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होनी चाहिए। Our method IS 1418 has been validated. We are testing this material, चाहे वो बुलियन हो, चाहे वो रॉ गोल्ड हो, चाहे वो ज्वेलरी हो या गोल्ड अलॉयज हो, whatever, all these are being tested as per IS 1418 and the limit is already been given. See, IS 1418 में क्या है कि below a certain purity, 990 से नीचे प्योरिटी है तो हमें क्या करना है, 990 से ऊपर है तो हमें क्या करना है। So it makes a division, it gives different method, it gives different method for bullion, it gives different method for white gold, it gives different method for high purity. So the standard test method
our standard test method already takes into account. So हमारे को जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारे मेथड के अंदर ऑलरेडी वैलिडेट होके ही यूज्ड है, और हमें जिस प्योरिटी के लिए वाइट गोल्ड करना है या प्योरिटी हायर है या बुलियन है या जो है, वो मेथड का सैम्पलिंग उसकी टेस्टिंग हमारे स्टैंडर्ड में दी हुई है. वी ऑलरेडी हैव इट बिल्ट इन आवर स्टैंडर्ड, सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस. मेथड की वैलिडेशन के लिए कह रहे हैं लेबोरेटरी शैल रिटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ वैलिडेशन: द वैलिडेशन प्रोसीजर, स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट, डिटरमिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, रिजल्ट ऑब्टेन्ड, स्टेटमेंट ऑफ वैलिडिटी. तो हमें ये करना ही नहीं है, तो इसके हमारे रिकॉर्ड्स भी नहीं होंगे. सिंपल चीज है. ओके, so this clause of validation of method will then be very simply applicable for us. We are very simply able to meet this requirement without having to do much. हमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये रिक्वायरमेंट जो है, इस रिक्वायरमेंट को हम बड़ी आसानी से मीट कर लेते हैं. हाँ, अब आपके पास आइटम आ गई, आपने रिव्यू भी कर लिया, आपके आ गया, और आपने मेथड भी कर लिया सिलेक्ट. अब आपको करना है सैंपल. सो कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, रिसेप्शन भी हो गया, मेथड सिलेक्शन ऑलरेडी फिक्स्ड है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है. अब हम करते हैं आइटम की सैंपलिंग. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हमारे केस में होती है, बट ऑल दैट कम्स इन सैंपलिंग. द लेबोरेटरी शैल हैव अ सैंपलिंग प्लान एंड मेथड when it carries out sampling of substances, materials or products for subsequent testing or calibration. The sampling method shall address the factors to be controlled to ensure the validity of subsequent testing or calibration results. The sampling plan and method shall be available at the site where sampling is undertaken. Sampling plans shall, wherever reasonable, be based on appropriate statistical methods. ये important है. ये कहता है कि लेबोरेटरी के पास सैम्पलिंग मेथड और सैम्पलिंग प्लान होना चाहिए. जब भी वो सैम्पलिंग करती है, सैम्पलिंग किस पर्पस के लिए करती है? टेस्टिंग के लिए. कैलिब्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्टिंग के लिए. और वो जो सैम्पलिंग मेथड है, उस मेथड में हमें कंट्रोल करना है, ताकि किस तरह से कंट्रोल करना है, ताकि हमारी जो सैम्पलिंग जो हो वो ऐसी अच्छी तरह हो कि जो आगे के टेस्ट और कैलिब्रेशन रिजल्ट्स हैं वो उनके वो खराब ना हो, वो वैलिड ही रहे. और सैम्पलिंग प्लान जो है वो जहां पे सैम्पलिंग हो रही है वहां अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो फॉलो हो सके. और जहां पर तक हो सके वो सैम्पलिंग प्लान जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स के हिसाब से होना चाहिए. अब इस केस में क्या है रिक्वायरमेंट? We are now supposing we get jewelry. To do the sampling करने के लिए सबसे पहले क्या है? हम उसकी होमोजेनाइजेशन करते हैं. वो होमोजेनाइजेशन क्यों करते हैं? ताकि बाद में जब हम टेस्टिंग करें तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो वैलिड रहे. कम प्योरिटी की, ज्यादा प्योरिटी की हम सेपरेट आउट कर देते हैं, ताकि फर्दर टेस्टिंग जब करते हैं ऐसा ना हो कि कम सैम्पलिंग, कम प्योरिटी वाला और बड़ी ज्यादा प्योरिटी वाला दोनों मिक्स हो जाएं. both of them get mixed, and then what happens? If both of them will get mixed, then what will happen? There is a possibility that the entire thing passes, and then the low purity jewelry also passes. And the next thing that we do have to do is the sampling method has to be such. The method has to be such that we are able to take samples from a statistically valid sampling plan. So we are lucky that we have been told in the standard IS 15820 में ही चार्ट बना हुआ है कि हमें कैसी सैम्पलिंग करनी है. Okay, so we have been given the sampling plan in the standard itself 15820. So for us life is easy. हमारे लिए ये आसान है, हमें कोई सैम्पलिंग प्लान की हमें जरूरत नहीं है डेवलप करने की अलग से.
हमें बोला गया है कि इतने आते हैं तो इतने पीसेस मिनिमम सेलेक्ट करने हैं, इतने मैसेज लेना है, इतने इतने के बैच बनाने हैं, एंड ताकि हमारे रिजल्ट सही हो और वो बैचेस होमोजीनियस हो जिसमें से हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उन होमोजीनियस बैचेस को बनाने के लिए हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं. वी डू अ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टू इंश्योर दैट द बैचेस दैट वी हैव आर होमोजीनियस, so that when we do the sampling, एक जैसी आइटम है, एक जैसी प्योरिटी की आइटम है, ताकि जब भी हम उसको सैम्पलिंग करें, वो सैम्पलिंग करके हम उसमें रिजल्ट जो है हमारे वैलिड रिजल्ट है. द सैम्पलिंग मेथड शैल डिस्क्राइब, ये नई रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स और साइट्स, द सैम्पलिंग प्लान, द प्रिपरेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सैंपल्स फ्रॉम अ सब्सटेंस, मटेरियल और प्रोडक्ट टू यील्ड द रिक्वायर्ड आइटम फॉर सब्सिक्वेंट टेस्टिंग और कैलिब्रेशन. अब ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि सैम्पलिंग मेथड जो है वो ये डिस्क्राइब करेगा, वो हमें बताएगा कि कैसे सैंपल की सिलेक्शन करनी है, कितने आइटम की सिलेक्शन करनी है, उनकी क्या तैयारी करनी है ताकि वो बाद में उसकी टेस्टिंग की जाए. तो हमारे लिए तो बड़ा आसान है. हमें मालूम है कि हमारी जो टेस्टिंग होती है वो IS 1418 क्यूमुलेशन मेथड के साथ होती है. हमें कितना मिनिमम सैम्पलिंग साइज चाहिए. द स्टैंडर्ड हैज स्पेसिफाइड how many items have to be selected from a batch for the purpose of for sampling. Scraping करनी है तो कितने हैं, cutting करनी है तो कितने हैं. So how many items to be used for scraping, how many items to be selected for cutting, and when we get big batches, then how to divide those batches and get samples and then test those samples. So our standard is very clear. So हमारा जो टेस्ट मेथड है, by virtue of the standard, this information is already being provided to us. So we don't have to describe it again. We just simply say that we're following this standard and that's it. Okay. जब हम सैम्पलिंग करते हैं, then the requirement is the laboratory shall retain records. Records तो हमारे पास होते हैं. We keep records. सैम्पलिंग के रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं. हमारी जो जॉब कार्ड बनता है उसमें सैम्पलिंग का रिकॉर्ड होता ही है. So what is the requirement? What is the record to be maintained? क्या रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है सैम्पलिंग का? रेफरेंस टू सैम्पलिंग मेथड यूज्ड. तो हमने लिखा हुआ है हम कटिंग कर रहे हैं, हम स्क्रैपिंग कर रहे हैं, हम ड्रिलिंग कर रहे हैं. We have written whether we are doing what method we are using is there on our job card. Date and time of sampling, that is also there. किस समय किया, किस दिन किया. Identity, data to identify and describe the sample, कि वो क्या आइटम थी, क्या थी, वो हम सैम्पलिंग कोड में आ जाता है हमारा. We get that in the sampling on the job card. Identification of personnel performing sampling. Usually ये कौन किसने सैंपल लिया वो सिग्नेचर कर लेते हैं किसने सैंपल किया, मगर आमतौर पे एक ही सैंपलर होता है. एक से ज्यादा भी होंगे तो सिग्नेचर से पता चल जाता है किसने किया. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड. तो हमारी कोई सैम्पलिंग की इक्विपमेंट ऐसी कोई खास इक्विपमेंट तो है नहीं, कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं है. कई जगह पे क्या होता है कि सैम्पलिंग की इक्विपमेंट जो है वो अलग टाइप की होती है. हमारे केस में तो सिंपल है. सो सैम्पलिंग इक्विपमेंट अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो हम कटर यूज कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिल मशीन यूज कर रहे हैं, स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो हम स्क्रैपर यूज कर रहे हैं. तो ऐसी कोई अलग से चीज तो है नहीं हमारी. We don't have a separate method. Yes, in the case of Boolean, we do specify if it is drip sampling, then we use the vacuum pin sampler. Environmental or transport conditions. हमारी सैम्पलिंग में, in our sampling, it is environment और transport की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है. ये उस स्थिति में काम में आता है, मेरे को मान लो मेरे को सैम्पलिंग करनी है जो आइटम एनवायरमेंट कंडीशन से गर्म होकर शायद खराब हो जाए. मैं आइसक्रीम सैंपल कर रहा हूँ, उसको लेबोरेटरी में भेज रहा हूँ, दूसरी लेबोरेटरी में भेज रहा हूँ टेस्टिंग के लिए. तो वो आइसक्रीम जो है वो मेल्ट ना कर जाए, खराब ना हो जाए, तो मेरे को उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस और साथ में उसके ट्रांसपोर्ट की कंडीशन भी ध्यान रखनी पड़ेगी. फिर डायग्राम और अदर इक्विवेलेंट मींस टू आइडेंटिफाई सैम्पलिंग लोकेशन व्हेन अप्रोप्रिएट. कई बार क्या होता है
कि आपको आइटम में आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मान लो आपके पास इन्वर्टर कि आपको कहां कहां से सैंपल लेना है, तो हम उसमें बनाते हैं, हमने यहां से सैंपल लिया, तो वो डायग्राम एक बना देते हैं कि हमने यहां से सैंपल लिया। बट इन अवर केस everything is specified. In the case of jewelry, we don't need to identify from where we have taken the sample. The only thing that we do is we ensure that the sample is taken in a manner so that all parts of the jewelry can be equitably included in the sample. Deviations, additions or exclusions from the sampling method and sampling plan. तो हमें तो deviation करना allowed ही नहीं है, कोई exclusion करना allowed ही नहीं है. But we are not allowed to make any deviations. So we keep that data with respect to the number, with respect to the method, with respect to the weight, mass of the sample that we've gathered. We keep all this data. Who sampled it, when it was sampled, from which batch it was taken. All this is retained. This record is maintained. ये हमारा रिकॉर्ड एक बन जाता है कि सैंपल किसने लिया, कब लिया, किस तरीके से लिया, कौन सी आइटम थी, कौन से बैच थे, वो सारा हमारा कोडिंग में ही आइडेंटिफाई, जो हमारा कोड होता है उसमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है। अब हमने जो आइटम है सैंपल के लिए वो ड्रॉ कर दी, और अब ये जो आइटम जो हमारे पास बची, क्या हो गया, सैंपल तो ड्रॉ हो गया, वी हैव ड्रॉन द सैंपल। नाउ व्हाट अबाउट द आइटम, ज्वेलरी का जो बैच है, व्हाट अबाउट दैट? The laboratory shall have a procedure for the transportation, receipt, handling, protection, storage, retention, and disposal or return of test or calibration items, including all provisions necessary to protect the integrity of the test or calibration item, and to protect the interests of the laboratory and the customer. Precautions shall be taken to avoid deterioration, contamination, loss, or damage to the item during handling, transporting, storing, waiting, and preparation for testing or calibration. Handling instructions provided with the item shall be followed. अब जब हमने सैम्पलिंग देखी और सैम्पलिंग की रिक्वायरमेंट्स देखी, तो सैम्पलिंग की रिक्वायरमेंट्स में भी नॉन कन्फॉर्मिटीज आती है कि सैम्पलिंग के जो मेथड प्रोसीजर वगैरह हैं वो जो लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं उनके पास नहीं है, इस तरह की आती हैं। होता क्या है कि जो लोग सैम्पलिंग करते हैं, दिन रात सैम्पलिंग करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं, उनको आवश्यकता है नहीं। हम अपने ड्राइवर को थोड़ी बताते हैं कि वो कैसे ड्राइव करना है। जब हम अपने ड्राइवर पर बैठ जाते हैं गाड़ी में, हम अगर टैक्सी करते हैं तो उसको ये थोड़ी बताते हैं कैसे ड्राइव करना है, हम उसको बोलते हैं यहाँ ले चलो, अच्छा। तो पर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि सैम्पलिंग का जो मेथड है, जो प्लान है, वो जो है जहां पे जो कर रहा है सैम्पलिंग उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। इस वजह से कि हमें मान के नहीं चलना है हमें सब कुछ आता है, हमें देखने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए सो दिस इज द काइंड ऑफ नॉन कन्फॉर्मिंग सैम्पलिंग। और इस रिक्वायरमेंट में ये जो अब रिक्वायरमेंट हैंडलिंग है कि इसमें क्या कहते हैं कि लेबोरेटरी शैल वो प्रोसीजर, लेबोरेटरी के पास एक प्रोसीजर होना चाहिए कि मैंने जो आइटम मिली है वो उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया, कैसे रिसीव किया, उसको कैसे मैं हैंडल करूंगा, कैसे उसको प्रोटेक्ट करूंगा, उसको कैसे मैं सिक्योरली अपने पास स्टोर करके रखूंगा, कितनी देर के लिए रखूंगा, और उसको वापस करूंगा या फेंकूंगा, जो भी मेरे को करना है वो कैसे करना है, ताकि जो मेरी आइटम है वो खराब ना हो और जो लेबोरेटरी और कस्टमर दोनों के इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट हो। और मेरे को इस तरह से रखनी है आइटम कि वो आइटम जो है मेरी आइटम ज्वेलरी की या गोल्ड की आइटम लॉस नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो भी ज्वेलरी वगैरह आ रही है वो ज्वेलरी को मेरे को ठीक से प्रोटेक्शन करनी है, इसलिए बोला जाता है कि सेफ रखो, हॉलमार्किंग के लिए भी और रिफाइनरी के लिए। और फिर उसके बाद जो मेरी आइटम है उसमें से अगर मेरे को कोई सैंपल रिटेन करके रखना है तो वो रिटेंशन मैं कैसे करूंगा, क्योंकि होता ये है कि जो हमारी हॉलमार्किंग
सेंटर है, उसमें तो कस्टमर अलाउ नहीं करेगा ज्वेलरी रखने के लिए। मगर जो हॉलमार्किंग के लिए नहीं और रिफाइनरी के लिए जो लेबोरेटरी है, जो कि इन हाउस कस्टमर है, then in-house customer may permit that you retain some amount of sample as a counter sample so that if retesting is required, it can be done. मगर ये जो ये चीज है कि मैं थोड़ा सैंपल रख लूं, ये हॉलमार्किंग सेंटर वालों के लिए मुश्किल है। मगर हॉलमार्किंग सेंटर वाले रख सकते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है ना, हम रिपीट टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, किसी ने मेरे से सवाल पूछा था पहले दिन, रिपीट और रेप्लिकेट क्या अंतर है? What is the difference between repeat testing and replicate testing? So now is the stage to tell you. Repeat testing is the testing which we perform under identical conditions in the same laboratory by the same people immediately after performing one test. That is repeat testing. Consecutively, one after the other. Replicate testing is doing the same test either in the same laboratory or a different laboratory, either by the same facility or a different facility, either by the same people or different people, but under identical conditions and by using the identical method, and that is called replicate testing. तो हम जो सैंपल रख लेते हैं, एक बार क्या होता है कि मेरा सैंपल बिगड़ गया, मेरे को ठीक नहीं लग रहा रिजल्ट, आई थिंक माय रिजल्ट इज नॉट ओके, सो आई इमीडिएटली डू द रीटेस्ट, दैट इज रिपीट। इमीडिएटली मेरे को रीटेस्ट किया, immediately I do the retesting, that is a repeat test. But if I keep the sample, then I will test it again after some time to check the validity of my results. मैं इसको थोड़े दिनों के बाद टेस्ट करूंगा देखने के लिए कि मेरे रिजल्ट सही है। That is called replicate testing. या मैं अपना सैंपल दे देता हूं और दूसरे व्यक्ति को दूसरी हॉलमार्किंग सेंटर में या दूसरी रिफाइनिंग लेबोरेटरी में, and then I tell them to do the testing. उनको मैं बोलता हूँ ये आप ये टेस्ट कर दो दोबारा से, तो अंडर ये मेरी कंडीशन थी, मैंने इतने टेम्परेचर पे किया था, मैंने ऑक्यूपेशन इतने ये इतनी देर के लिए किया था, ये किया था, उनको बता दें ताकि आप देखो जी आपका रिजल्ट वही आ रहा है। सो व्हेन आई टेल एंड आई डू दैट टेस्टिंग अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, देन इट इज रेप्लिकेट टेस्टिंग। तो मैं अपनी लेबोरेटरी में दूसरी लेबोरेटरी में करूंगा अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, तो वो रेप्लिकेट टेस्टिंग हो जाएगी। और अगर इमीडिएटली मैं अपनी लेबोरेटरी में ही तुरंत सेम लोग इमीडिएटली कर लेते हैं टेस्ट, तो दैट इज रिपीट। सो अब इसमें क्या है कि एक मेरे तो प्रोसीजर होना चाहिए कि मैं जब टेस्टिंग के लिए मैंने सैंपल वगैरह ले लिया, तो बाकी की जो मेरी आइटम है उसको मैं कैसे उसको स्टोर करके रखूंगा ताकि वो खराब ना हो। हियर वी फाइंड देयर आर नॉन कन्फॉर्मिटीज, यहां पे भी नॉन कन्फॉर्मिटीज होती है। क्यों, कब होती है? कि जो हमने सैंपल रखा काउंटर सैंपल के लिए, उसका रिकॉर्ड कई बार नहीं करते। रिफाइनरी में क्या कि अच्छा ठीक है वो डिसाइड हो जाता है, हाँ 2 ग्राम सैंपल हम रख लेंगे, so the refinery decides all right, the laboratory will keep 2 gram sample for 1 month, but then records are not available. So when you retain samples, जब आपको सैंपल रिटेन करते हैं तो एक तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, the first thing is you must have records, and the second thing that you need to do is that you must use proper identification, और वो ही हमारी second requirement है कि the laboratory shall have a system for the unambiguous identification of test or calibration items. The identification shall be retained when the item is under the responsibility of the laboratory. The system shall ensure that items will not be confused physically or when referred to in records or other documents. The system shall, if appropriate, accommodate a subdivision of an item or group of items and the transfer of item. इसका मतलब ये है लेबोरेटरी के लिए एक सिस्टम होना चाहिए लेबोरेटरी में, ताकि वो जो है जो भी आइटम आपके पास टेस्टिंग के लिए आई है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, और वो आइडेंटिफिकेशन जब तक वो आइटम टेस्ट हो रही है या सैंपल टेस्ट हो रहा है, वो सैंपल जो है वो कोरिलेट हो जिस आइटम से वो लिया गया था, और वो जो है ट्रेसेबिलिटी वो आइटम की और वो सैंपल की वो आपस में बिगड़नी नहीं चाहिए, और वो आइटम जो है किसने दी कब दी वो भी हमारे पास ट्रेस रहना चाहिए। तो we should be sure, we should have a system, we should have a method of identifying the items that we have received for testing
and we should have a system of identifying the sample to the item and the item to the person who gave us and when it was given. So for this, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कोडिंग इस्तेमाल करते हैं. We use a method of coding. We code the items and we code the samples, and so that we are able to maintain the matching and traceability between the item and between the sample. So, and this has to be maintained throughout as long as the item or the samples are with us. इसमें भी नॉन कन्फॉर्मिटी आई हुई है इस चीज में भी. हालांकि हम कोडिंग मेथड वगैरह देते हैं, एक जगह देखा कि सैंपल आईडी जो थी वो यूनिक नहीं थी, वो मिक्सअप होने का चांस था. लोग शॉर्टकट कर देते हैं. मैंने जैसे कहा कि आप फेमिलियर हो काम के साथ, तो आप क्या करते हो, आप शॉर्टकट कर लेते हो. शॉर्टकट करने में क्या है कि रिक्वायरमेंट कई बार मीट नहीं करती. सो समटाइम्स इट सो हैपेंस दैट बिकॉज ऑफ अ शॉर्टकट दैट वी मेक, the item, that the sampling, coding, traceability, that gets mixed up. Then next is जो item हमने टेस्ट कर ली उसमें अगर कोई स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं तो वो हमें रिकॉर्ड करनी होगी. अगर वो कंडीशंस जो कंडीशंस नॉर्मली होनी चाहिए उससे फर्क है, दैट मींस अपॉन रिसेप्ट ऑफ टेस्ट आइटम, deviations from specified conditions shall be recorded. When there is a doubt about the suitability of an item for test or calibration, or when an item does not conform to the description provided, the laboratory shall consult the customer for further instructions before proceeding and shall record the result of this conclusion. वो जैसे मैंने बात कही थी, the way I told you about that item, क्या कहा था कि वो 916 नहीं 750, वो 22 कैरेट का आइटम नहीं है, वो 18 कैरेट का आइटम है. तो उस स्थिति में क्या है, उस स्थिति में मैं कस्टमर को बताता हूं और उसके डिस्कस करता हूं. नाउ दिस क्लॉज आल्सो सेज द सेम थिंग. On receipt of an item, deviations from specified conditions shall be recorded. When there is doubt about the suitability of an item for test, or when the item does not conform to the description provided, तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दी थी 916 की, वो आइटम जो है 916 नहीं है, वो 750 है. The laboratory shall consult the customer for further instructions. तो laboratory को कस्टमर को साथ कंसल्ट करना है before proceeding further. तो वो अगर आपको कोई बोले कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, तो ये क्लॉज है स्टैंडर्ड का. This is the clause of the standard which tells you to do that. Consult the customer. So that clause and this clause have to be read in conjunction. ये हम स्टैंडर्ड जितना है पूरा पूरा एक टोटलिटी में लेके चलते हैं, क्लॉज को अलग से नहीं लेते हम. तो क्योंकि कुछ एक्शंस जो हैं एक क्लॉज में जो कहे गए हैं वो दूसरे क्लॉज के हिसाब से हमें करना है. So sometimes one part of the standard requires something which has to be done using another requirement that is stated. When the customer requires an item to be tested or calibrated, acknowledging a deviation from specified conditions, the laboratory shall include a disclaimer in the report indicating which results may be affected by the deviation. This is a new requirement. ये पहले requirement नहीं थी, ये नई requirement है कि अगर कस्टमर को हम कोई टेस्टिंग करके देते हैं डिविएशन करके, तो लेबोरेटरी जो है वो रिपोर्ट के अंदर एक नोट लिख देगी कि कौन से रिजल्ट जो हैं उनमें फर्क हो सकता है. बट इन अवर केस दिस इज नॉट एप्लीकेबल. हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम डिविएशंस करते ही नहीं. Because we don't make deviations, so this will not be applicable for us. The next requirement for handling is that when items need to be stored or conditioned under specified environmental conditions, these conditions shall be maintained, monitored and recorded.
हमारे केस में ऐसी स्थिति नहीं, ये उस स्थिति में होती है जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी है जिसपे कि माइक्रोब्स को हमें कंडीशन में रखना है, या वैक्सीन टेस्टिंग करनी है, उस वैक्सीन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रखना है, बढ़ जाएगा तो खराब हो जाएगा। यह उन तरह की लेबोरेटरीज में काम की बात है। हमारी लेबोरेटरी में ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन और मेंटल कंडीशन नहीं है जिसमें हमें रखनी है। अब हमें जब टेस्ट के लिए सैंपलिंग भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, अब टेक्निकल रिकॉर्ड किस तरह के रिकॉर्ड बनेंगे? What kind of records will have to be maintained? The laboratory shall ensure that technical records for each laboratory activity containing the results, report, and sufficient information to facilitate, if possible, identification of factors affecting the measurement result and its associated measurement uncertainty, and enable the repetition of the laboratory activity under conditions as close as possible to the original. The technical records shall include the date and the identity of the personnel responsible for each laboratory activity and for checking the data and results. Original observations, data, and calculations shall be recorded at the time they are made and shall be identifiable with the specific task. ये नई रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज एन ओल्ड रिक्वायरमेंट। ये पुरानी रिक्वायरमेंट ही है जो कि कहती है कि लेबोरेटरी के टेक्निकल रिकॉर्ड बनेंगे, जितनी भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ सैंपलिंग कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, इन सब के रिकॉर्ड बनेंगे। ऑल रिकॉर्ड्स विल बी मेड। टेस्ट मेथड कौन सा यूज किया, कितना सैंपल लिया, किस तरह से सैंपल लिया, व्हाट काइंड ऑफ सैंपल वी टुक, हाउ मच सैंपल वी टुक, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कुड अफेक्ट द मेजरमेंट रिजल्ट। दैट मींस मैंने पार्टिंग कितने टाइम में, कितने बजे शुरू की, कितने टाइम में एंड की, कितने टेम्परेचर पे मैंने पार्टिंग शुरू की, मैंने क्यूमुलेशन कितने टेम्परेचर पे की। All these factors will affect my results, so all these have to be recorded. इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो टेस्टिंग के सैम्पलिंग के तो हमने बता दिए थे, I have told about sampling what is to be, but even for the laboratory we must be able to tell the conditions under which we did the testing. तो हमारी टेस्टिंग की जो हमारा फर्नेस का टेम्परेचर क्या था, हमारे कितनी देर के लिए हमने क्यूमुलेशन किया, कितनी देर के लिए हमने पार्टिंग 1 किया, कितनी देर के लिए पार्टिंग 2 किया, at what temperature we started parting 1. So these are the factors which will, because these can make a difference to the results. So और दूसरी बात ये है कि ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस, डेटा और कैलकुलेशन जो है वो हमें उसी समय रिकॉर्ड करनी है जिस समय वो हम देखते हैं, और वो उस स्पेसिफिक टास्क के साथ आइडेंटिफाई हो। कैसे? जैसे कि मैंने देखा टेम्परेचर, हाँ ये टेम्परेचर ये मैं नोट करूंगा, नहीं, जो देखा है उसी समय नोट करो, बाद में नहीं, उसी समय नोट करना है। और जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन ये रखनी है, ये नहीं कि मैं फेयर करके मैंने रफ में नोट किया था, रफ मैंने फेंक दिया, मैंने ये फेयर में नोट करके रखा है। अगर आपके पास रफ रजिस्टर है तो वो रफ रजिस्टर रहेगा, यू हैव टू मेंटेन दैट रफ रजिस्टर बिकॉज दैट विल गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कोई गलती हो गई मेरे को, उस समय मैंने नोट किया था, पर लिखते समय, बाद में लिखते समय मेरे से गलती होगी, तो वो मेरे को रजिस्टर से पता चल जाएगा यहाँ मेरी गलती हो गई, ये डेटा ये थी वैल्यू, और असल में ये मैंने गलती से इसको रिकॉर्ड गलत किया दूसरी जगह जब मैंने ट्रांसपोज किया। Now it is possible that in the course of your work you may have to make amendments to technical records. ये भी गलती हो सकती है, कभी मेरे को लिखने में गलती हो जाए तो ये हो सकता है कि मेरे को अपने टेक्निकल रिकॉर्ड को चेंज करना पड़े। तो इस स्थिति में under the conditions when I need to change, what do I need to do? The laboratory shall ensure that amendments to technical records can be tracked to previous version or to the original observation. Both the original and the amended data and files shall be retained, including the date of alteration and indication of the altered aspect and the personnel responsible for alteration. जैसे मैंने कहा कि वो हम जब हमने चेंज किया कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू पे कि ये आइटम 916 की नहीं 750 की है और उसको
क्लियरली काट के, ताकि 916 भी नजर आए, और 750 लिखा और सिग्नेचर किया और डेट डाली और बताया कि हमने क्यों चेंज किया, ये वही चीज है। कभी भी किसी की जगह गलती अगर होती है तो लेबोरेटरी जब भी कोई अमेंडमेंट करती है किसी टेक्निकल रिकॉर्ड, तो वो क्लियर होना चाहिए कि पहले क्या था और इसको हमने क्या चेंज किया, इसको किसने चेंज किया, इसको कब चेंज किया और इसको क्यों चेंज किया। ये चीजें जो है आनी चाहिए। गलती करना कोई गुनाह नहीं है, गलती को छुपाने की जब कोशिश करते हो तो शक होता है कि कुछ गड़बड़ नहीं। पर अगर आप गलती करते हो और क्लियरली उसको चेंज करते हो और बताते हो ये गलत था, ये सही है, ये हमने चेंज किया और इसको इस वजह से चेंज किया, आपको कोई भी किसी तरह का दोषी नहीं कहेगा। नो वन विल होल्ड यू गिल्टी फॉर दैट इफ यू आर क्लियर what was earlier, what has it been changed, who has changed it, when it has been changed, why it has been changed. तो जब आप चेंज करोगे तो जस्टिफिकेशन होगी, तभी तो चेंज करोगे ना। बट इफ यू राइट समथिंग और फिर उसके ऊपर व्हाइट फील्ड लगा के आप नई वैल्यू लिख दोगे तो शक पड़ता है कि भाई ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फज रिकॉर्ड्स। फिर वो असेसर जो है, ऑडिटर है, वो कहेगा नहीं ये तुम गड़बड़ कर रहे हो, पहले कुछ लिखा फिर कुछ लिखा, फिर कुछ तुम गड़बड़ कर रहे हो, व्हाइट फील्ड लगा के छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी डोंट हैव टू हाइड, हमें छुपाने की जरूरत नहीं है, हम क्लियरली जो है उस चीज को हम लिखेंगे। और अब ये है वैल्यूएशन ऑफ मेजरमेंट आंसर। 761 says laboratory shall identify the contributions to measurement uncertainty. When evaluating measurement uncertainty, all contributions that are of significance, including those arising from sampling, shall be taken into account while using appropriate methods of analysis. यानी कि जब लेबोरेटरी को ये आइडेंटिफाई करना पड़े कि मेरी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी क्या है, तो उसके लिए जितने भी हमारे फैक्टर हैं, जितनी भी चीजें हैं जो उसके ऊपर असर कर सकती हैं, तो वो सारी की सारी जो हैं वो हमें समझ के उनको एक कंसिडरेशन में लेके हमें कैलकुलेट करना है मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। और जो नेक्स्ट है वो कैलिब्रेशन के लिए है। कैलिब्रेशन का हम नहीं करते, तो हम तो सिर्फ टेस्टिंग करते हैं। तो 762 कैलिब्रेशन के लिए वो हमारे लिए लागू नहीं है, वी आर टेस्टिंग लेबोरेटरी। तीसरी रिक्वायरमेंट है, a laboratory performing testing shall evaluate measurement uncertainty when the test method precludes rigorous evaluation of method measurement uncertainty, and estimation shall be made based on an understanding of the theoretical principles or practical experience of the performance of the method. ये कह रहा है कि अगर लेबोरेटरी को टेस्टिंग करती है वो अपनी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी इवैल्यूएट करेगी, पर जहां पे टेस्ट मेथड जो है वो ऐसा है कि वो कहता है कि बहुत रिगोरस इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है, वहां पे एक एस्टिमेट जो है वो बनाया जाएगा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर बेस्ड। अब जो हमारा टेस्ट मेथड है 1418, उसमें एक्चुअली हमारे मेजरमेंट अनसर्टेनिटी इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। बट फिर भी जब हम उसको 17025 पे इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें मेजरमेंट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये मेजरमेंट अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करनी है ये हम कल करेंगे, सारे फैक्टर्स लेके कि हमने ये मेजरमेंट अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, ये हम कल करेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि मेजरमेंट अनसर्टेनिटी हमें करनी कैसे है। ठीक है। सो इसके साथ ही हम यहां पे स्थगित करेंगे और कल जो है मेजरमेंट अनसर्टेनिटी करके उसके बाद फिर आगे इंश्योरिंग वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स पे हम जाएंगे। इस प्रोसेस को हम 7.7 को परसों से करेंगे। कल सिर्फ हम जो है वैल्यूएशन ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी हम कल सीखेंगे कैसे करने हैं, कौन से फैक्टर्स जो है हमने लेने हैं और किस तरह से उनको कैलकुलेट करना है। So tomorrow we will do measurement of uncertainty, how to evaluate that, and how to evaluate the measurement uncertainty, taking into consideration all factors for our test method. So thank you very much.